आरती को डांस करना बहुत पसंद था। वो हमेशा से ही अपनी डांस क्लास चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास इस बात के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते उसने अपनी बहू का एक ढाबा खुलवा दिया था ताकि वो बिजी रहे और डांस क्लास के बारे में सोचे भी ना। एक दिन वो ढाबे पर डांस करते हुए खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी गायत्री वहाँ पहुँचती है और अपनी बहू को डांस करते हुए देखकर बोलती है, ये तू क्या कर रही है बहू? मैंने तुझे बोला था कि जब तक मैं आऊँ तू खाने की तैयारी कर लियो, और तू है कि यहाँ डांस करने में लग गई। माँ जी, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। देखिए, आधे से ज्यादा तैयारी हो भी गई है। अरे तो ये काम तो शांति से भी कर सकती है, जरूरी है कि हर काम तो डांस करके ही करे? कभी कोई काम तो आराम से नहीं कर सकती है क्या? कर सकती हूँ माँ जी, लेकिन आपको पता है डांस करने से शरीर फिट रहता है और काम करने में आलस भी नहीं आता, इसलिए मैं डांस करती हूँ। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू अपना डांस का सपना भूल जा और अपने ढाबे के काम पर ध्यान दे। माँ जी, आपने बोला नौकरी मत कर, मैंने नहीं की। आपने बोला कि डांस क्लास मत चालू कर, मैंने नहीं की। आपने बोला कि ढाबा संभाल ले, मैंने संभाल लिया। लेकिन अब आप ये चाहती हैं कि मैं डांस करना ही छोड़ दूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। माफ करिए मुझे। तेरी इतनी हिम्मत बहू कि तुम मेरी बात काट रही है? माँ जी, मैं आपकी बात नहीं काट रही, बल्कि तमीज के साथ अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। अभी तो तू काम कर, शाम को जब तू घर आएगी तब मैं तुझे बताऊंगी। और आज आने दे तेरे पति को, वही तेरी क्लास लेगा। जी ठीक है माँ जी, अगर आज का ताना आपका पूरा हो गया हो तो आप घर वापस जा सकती हैं। आज का कोटा पूरा हो गया है, बाकी जो बचा होगा वो जब आऊंगी तब सुना लेना। आरती की बात सुनकर गायत्री का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और आरती अपने ढाबे के कामों में लग जाती है। आरती के डांस भरे अंदाज को देखकर उसके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। एक दिन वो ढाबे पर काम कर रही होती है कि तभी उसका पति रमेश वहाँ आता है। क्या बात है मैडम, आज तो तुम्हारे ढाबे पे बहुत भीड़ है। लगता है तुम्हारा ढाबा मेरे ऑफिस से ज्यादा अच्छा चलता है। तभी तो कहती हूँ कि अपना ऑफिस छोड़कर आप भी मेरे साथ ढाबे के काम पर लग जाइए, तो आप सुन ही नहीं रहे। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि मैं ऑफिस छोड़ दूं और तुम्हारे साथ रसोई में खाना बनाऊं? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? आजकल लड़के लड़कियों से अच्छा खाना बनाते हैं। हो सकता है कि मेरा ढाबा अभी से भी अच्छा चलने लग जाए। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी इसमें एक कमी तो रहेगी। क्या कमी रह जाएगी, बताइए। खाना तो मैं जैसे तैसे करके बना ही लूंगा, लेकिन तुम्हारी तरह डांस और मनोरंजन कैसे कर पाऊंगा? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आ जाइए। मैं डांस करके लोगों का मनोरंजन कर दूंगी और आप खाना बना लेना। नहीं नहीं, रहने दो, मुझसे ये नहीं होने वाला। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो और घर चलो, माँ इंतजार कर रही होंगी। जी ठीक है, बस अभी चलती हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, ढाबे पर खाना बच गया है, घर ले चलती हूँ, बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ले चलो, जब बना हुआ है खाना तो खाना खराब क्यों करना। रमेश और आरती ढाबा बंद करके थोड़ी देर बाद अपने घर चले जाते हैं। दोनों को साथ में आता देखकर गायत्री ताने मारते हुए बोलती है, तुम दोनों एक साथ कहाँ से आ रहे हो? रमेश बेटा, तूने भी मेरी डांसर बहू के साथ उसके ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया क्या? नहीं माँ, वो तो मैं ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में इसका ढाबा आ गया तो सोचा साथ ही लेके चलता हूँ। चलो अच्छा है, बहू ढाबे पर डांस करने के साथ साथ मेरे बेटे को भी अपनी उंगलियों पर डांस करवा रही है। इसी को कहते हैं कलयुग। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। माँ, आरती ने मुझे कॉल करके बुलाया था, मैं सीधा ऑफिस से गया था वहाँ पर। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझसे कोई सफाई नहीं मांगी है। जो कर रहा है अच्छा कर रहा है तू। इतना ख्याल कभी अपनी माँ का नहीं आया जितना बीवी का आया। गायत्री अपने बेटे बहू को सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रमेश भी अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन गायत्री अपने हॉल में बैठी होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और आरती की डांस की वीडियो दिखाते हुए बोलती है, गायत्री, आजकल तेरी डांसर बहू और उसके ढाबे की हर जगह चर्चे हो रहे हैं। तूने भी बड़ी फुर्सत से अपनी बहू को चुना है, अनोखा पीस है एकदम। तेरे पास मेरी बहू की डांस की वीडियो कहाँ से आ गई? वो मेरा बेटा तेरी बहू के ढाबे पर खाना खाने के लिए गया था, तो वो डांस करते करते सबको खाना दे रही थी। सभी उसे देखकर बहुत हंस रहे थे। तभी मेरे बेटे ने मुझे दिखाने के लिए वहाँ पे वीडियो बना ली, तो मैंने सोचा तुझे भी दिखा दूँ। तुम लोग वहाँ खाने के लिए जाते हो या मेरी बहू की वीडियो बनाने के लिए? तू हमारे ऊपर क्यों भड़क रही है? जब तेरी बहू के अंदर अकल नहीं है कि घर में कैसे रहना चाहिए और बाहर कैसे रहना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो,
तुम लोग अपने काम से काम रखो, ज्यादा मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करो। मेरी बहू क्या करती है क्या नहीं, ये सब मैं देख लूंगी। लो, इसे ही कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहू खुद की कब्जे में नहीं है और सुना सबको रही है। अगर हमारा बोलना इतना ही बुरा लगता है तो अपनी बहू को काबू में रखना। ये गुस्सा हमें क्यों दिखा रही है? कमला गायत्री को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जो चीज गायत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। गायत्री भी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। सबके बहुत कहने पर भी वो दरवाजा नहीं खोलती है। तभी रमेश वहाँ आता है और आरती उससे बोलती है, देखिए ना रमेश जी, माँ कब से अपना दरवाजा बंद करके बैठी हैं। मैंने कितनी आवाज दी लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। ऐसा क्या हो गया? माँ और तुम्हारी कोई बहस हुई है क्या? नहीं जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो माँ जी को कुछ नहीं बोला, बल्कि आज तो मैंने माँ जी को देखा भी नहीं। तो फिर माँ को क्या हो गया? एक बार आप आवाज देकर देखिए माँ जी को, शायद बोल दें। माँ दरवाजा खोलो। माँ मैं रमेश हूँ। माँ मैं आ गया हूँ। माँ दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद किया आपने? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, रहो दोनों मियाँ बीवी आराम से। अब मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन माँ एक बार बताओ तो हुआ क्या है? आपको मेरी कसम है, जल्दी से दरवाजा खोलो। माँ आप ऐसे दरवाजा बंद करके क्यों बैठी थी? आपको पता है मुझे कितनी चिंता थी। किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अगर होती तो तुम लोग मेरी बात सुनते। मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी या नहीं मानी है? मैं तो हमेशा से आपकी बात मानता हूँ, सुनता हूँ। बताओ ना। तो सुनता है ना, लेकिन बहू तो नहीं सुनती है। मैंने आपकी कौन सी बात नहीं सुनी माँ जी? आप तो हमेशा मुझे बातें ही सुनाती हो। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तमीज से रहा कर, बाहर डांस करते करते काम मत किया कर। सभी तुझे देखकर हंसते हैं। बहू वाला कोई अदब ही नहीं रह गया है तेरे अंदर। लेकिन तू मेरी बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। माँ जी, मैं कुछ गलत तो करती नहीं हूँ। मुझे तो डांस करना पसंद है, इसलिए मैं मजे में डांस करते हुए अपना सारा काम करती हूँ। इसमें क्या गलत है? मैं कोई सड़क पर थोड़े नाचती हूँ। देखा बेटा तूने, देखा इसकी जुबान कितनी चलती है। मैंने इसे क्या बोला और ये क्या समझ रही है, इसीलिए मैंने अब बोलना ही छोड़ दिया है। आरती तुम चुप हो जाओ और माँ आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ना आप गलत हो ना आरती गलत है। गलत है तो ये दुनिया। माँ हम एक परिवार है, हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए, वरना बाहर वाले गलत फहमी पैदा करके हमें अलग कर देंगे। रमेश की बातों को सुनकर दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से दोनों रमेश की बातों पर गौर करते हुए एक दूसरे की कमी को अनदेखा करके एक दूसरे को समझकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देती हैं। नई शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में आने के बाद अपनी ननद को साड़ियाँ दिखाते हुए कहती है, सोनम ये देखो, ये सारी साड़ियाँ मेरी बुआ ने और मौसियों ने दी हैं। इनमें से कौन सी तुम्हें अच्छी लग रही है? भाभी मुझे तो ये काली वाली साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। मेरे पास तो काले बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन साड़ियाँ एक भी नहीं हैं। हाँ, ये साड़ी तुम ही ले लो। वैसे भी माँ जी ने मुझे सुबह सुबह कहा था कि मुझे 1 साल तक के लिए कपड़े नहीं पहनने। अब सोनम के पास काली साड़ी आने के बाद वो देर शाम उसे पहनकर अपने हॉल में घूम रही थी। तभी विमला का रमा के घर आना होता है और विमला आते ही रमा से कहती है, मुझे तो लगा तेरे घर में कोई काली बिल्ली आ गई है, लेकिन ये तो सोनम है। क्या बात है, काली साड़ी में ये तो और भी काली लग रही है। हाँ आंटी, आपको तो जलन हो ही रही होगी क्योंकि मेरी भाभी ने जो दिए हैं मुझे ये कपड़े। भला मैं क्यों तेरी भाभी के दिए हुए कपड़ों से जलने लग गई? क्या मेरी बहू मेरी बेटे के लिए कपड़े नहीं लाती है? वो भी इससे अच्छे अच्छे लाती है। तू भी क्या विमला बच्चों से लड़ने झगड़ने पर लगी हुई है? और बता कैसी है तू? सोनम को विमला की बात बुरी लग जाती है क्योंकि सोनम सांवली थी और काली साड़ी में उसका रंग और ढल सा गया था। ऐसे में सोनम अपनी भाभी के कमरे में जाती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरा रंग काला है तो क्या मैं काली बिल्ली लगती हूँ? सब मुझे मेरे रंग पर कमेंट करते हैं। अरे सोनम, इसमें रोने की क्या बात है? लोगों का काम है, कहने दो। और अगर लोगों ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो उनकी बातों का बुरा मत माना करो तुम। अब अगले दिन सुबह सोनम अपनी भाभी की दी हुई काले रंग की साड़ी पहनकर कॉलेज के लिए निकलती है। तभी विमला अपने दरवाजे पर खड़े होकर सोनम को ताने कसते हुए कहती है, लो सुबह सुबह काली बिल्ली रास्ता काट गई। आज तो मेरा सारा दिन बेकार जाने वाला है।
सोनम को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन सोनम तो कॉलेज जा रही थी और वो कॉलेज से जब शाम को घर लौटकर आती है तो अपनी माँ रमा से कहती है, आपको पता है, आज जब मैं कॉलेज जा रही थी तो विमला आंटी मुझे देखकर कह रही थी, लो सुबह सुबह काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज तो दिन बुरा ही जाएगा। मुझे देखकर विमला आंटी बहुत कुछ बोलती है माँ। उसकी बातों का क्या ही बुरा मानती है तू, वो तो शुरू से ही ऐसी है। अब अगले दिन रमा अपनी बहू और बेटी सोनम के साथ अपनी बहन उर्मी के बेटे की हल्दी में जाती है और अपने मौसी के बेटे की शादी में जाने के लिए सोनम फिर से वही काली साड़ी पहनती है जो उसकी भाभी ने उसे दी थी, क्योंकि उस काली साड़ी को पहनने के बाद सोनम को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे और उसकी वजह से वो कहीं भी बाहर जाती तो काली साड़ी जरूर पहनती। अब हल्दी में जाने के लिए काली साड़ी पहनकर जब वो आती है तो रमा सोनम से कहती है, आज तो कम से कम कोई अच्छे कपड़े पहन लिए होते, ये काली साड़ी क्यों पहन ली? अशुभ माना जाता है, शादी ब्याह में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। रहने दीजिए मासी, वैसे भी इस काली साड़ी में सोनम बहुत प्यारी लग रही है। ये सब तो पुरानी बातें हैं। अब रमा अपनी बेटी और बहू के साथ जैसे ही हल्दी के फंक्शन में पहुंचती है और हल्दी की रस्म शुरू होती है, वैसे ही पता चलता है कि लड़की के पिता यानी रमा की बहन उर्मी के पति को हार्ट अटैक आया है और उनकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पूरे घर में मातम का माहौल बन जाता है और रमा अपनी बेटी और प्रीति को लेकर घर आती है। देर रात जब वो घर आती है तो घर आते ही सोनम से कहती है, मैं तो तुझसे परेशान हूँ। एक तो तेरा इतना काला रंग कि हर कोई तेरे रंग को लेकर मुझे सुनाता रहता है, और ये जो तूने काले रंग की साड़ी पहनने का जिम्मा उठाया है ना, इसकी वजह से ना जाने मुझे कितनी बदनामियां सहनी पड़ेगी। लेकिन माँ जी हुआ क्या है ये तो बताओ। इसने जो हल्दी के फंक्शन में काले रंग की साड़ी पहनी थी, वहाँ मौजूद सभी औरतें कह रही थी इसकी वजह से मौसा जी को ये सब हुआ। अब बताओ मैं किसे क्या जवाब देती? माँ जी ये तो कोई बात नहीं हुई, किसी के आने से या किसी के काले कपड़े पहनने से कुछ हो जाए तो उसका दोष ही है, ऐसा नहीं मानती मैं। वो मेरी बहन का पति था, मैं औरतों को कुछ नहीं कह सकती थी, मैं तो बस समझा ही सकती हूँ बहू। ऐसे ही समय बीतता है और सोनम के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आने वाला था और उसी दिन रमा अपनी बेटी सोनम से कहती है, सोनम मैं तुझे बता रही हूँ, अच्छे से तैयार होकर जब लड़के वाले आए ना तो नीचे भाभी के साथ आना। ठीक है माँ, मैं रेडी हो जाती हूँ, जब लड़के वाले आए तो मुझे बुला लेना। अब सोनम तैयार होने जाती है और कुछ समय बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सोनम नीचे लड़के वालों के पास आ रही थी तभी काली साड़ी में रमा अपनी बेटी को देखकर मन ही मन उसे कोसती हुई कहती है, आज फिर से इसने काली साड़ी पहन ली, अगर आज कुछ हुआ तो मैं इसकी ये साड़ी जला दूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब सोनम को लड़के वाले देखते हैं तो वो सोनम के रंग को देखकर ही मना कर देते हैं। अगर सोनम गोरी होती और काली साड़ी में होती तब तो लड़के वाले उसे पसंद कर लेते, लेकिन बेचारी तो सांवली थी, ऊपर से काली साड़ी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने दे रही थी। कुछ समय बाद लड़के वाले चले जाते हैं और रमा सोनम को बुलाकर कहती है, तेरे अरमान कब पूरे होंगे? तेरी काली साड़ी और तू ना जाने कब सुधरेंगे। क्या जरूरत थी लड़के वालों के सामने ये काली साड़ी पहन कर आने की? उन्होंने मना कर दिया, अब हो गया तेरा रिश्ता। तो माँ इसमें मेरी क्या गलती है? उन्होंने तो मेरे काले रंग को देखकर ही मना कर दिया होगा। पहले भी तो आए थे ना लड़के वाले, मुझे देखकर ही मना करके चले गए थे। और क्या, गए तो जरूर होंगे, लेकिन ये काली साड़ी तुझ पर बिल्कुल भी नहीं जचती और इसमें तो सच में काली बिल्ली लगती है। विमला भी सही कह रही थी। और रमा इतना कहने के बाद काली साड़ी को सोनम के कमरे में लाकर रमा उसे उसी के सामने जला देती है, जिसके बाद सोनम बहुत रोती है। हालांकि सोनम की भाभी प्रीति उसे काफी समझाती है और प्रीति अपनी सास के पास आकर अपनी सास को कहती है, माँ जी माना कि काले कपड़े और काला रंग शुभ नहीं होता, लेकिन ये कलर तो बनाए गए हैं ना। अब शादी ब्याह में ऐसे नारंग पहना जाए, पूजा पाठ में नारंग पहना जाए या कहीं बाहर जाने के लिए ऐसे रंग ना पहना जाए तो कब पहना जाए? अब आप ही बता दीजिए। सोनम का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, उसकी भलाई इसमें गलती ही क्या है? मैं समझती हूँ बहू, लेकिन अब हमारे समाज में भी तो ऐसा ही कहा जाता है ना कि काले कपड़े काले रंग अशुभ होते हैं। वही हमारे दिमाग में बैठा है, अब क्या कर सकती हूँ। इतना कहने के बाद रमा मार्केट से सोनम के लिए एक काली साड़ी लेकर आती है और सोनम को देती हुई कहती है, आज से मैं तेरे इस काले रंग और तेरी साड़ी को लेकर कुछ भी नहीं कहूँगी। चल इसे पहनकर तैयार हो जाओ,
कांता की बेटी की शादी में जाना है और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। क्या शुभ क्या अशुभ। रमा ने इतना बोला ही था, जिसके बाद सोनम भी अपनी माँ को गले से लगा लेती है, क्योंकि सोनम बहुत खुश थी, क्योंकि आज रमा को उसकी गलती का एहसास जो हो गया था और आखिर रमा को ये भी समझ आ चुका था कि काला रंग भी तो हम लोगों ने ही तो बनाया है। घूमने के बाद रमा मार्केट से सोनम के लिए एक काली साड़ी लेकर आती है और सोनम को देती हुई कहती है, आज से मैं तेरे इस काले रंग और तेरी साड़ी को लेकर कुछ भी नहीं कहूँगी। चल इसे पहनकर तैयार हो जाओ, कांता की बेटी की शादी में जाना है और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। क्या शुभ क्या अशुभ। रमा ने इतना बोला ही था, जिसके बाद सोनम भी अपनी माँ को गले से लगा लेती है, क्योंकि सोनम बहुत खुश थी, क्योंकि आज रमा को उसकी गलती का एहसास जो हो गया था। जिसके बाद रमा कभी भी सोनम को किसी भी तरह का काला रंग पहनने से मना नहीं करती और सोनम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीती है। वेल दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा रंग सबसे ज्यादा भाता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निकिता रसोई में चाय चढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। निकिता के दिमाग से ही बिल्कुल निकल जाता है कि उसने चाय चढ़ा रखी है। वो आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी और वहाँ रसोई में चाय पूरी तरह जल जाती है। चाय जलने की बदबू जब निकिता की सास शांति को आती है तो वो रसोई में जाकर देखती है कि चाय तो जल चुकी है। शांति गैस बंद करती है और वहाँ से निकिता के पास जाकर कहती है, बहू, पूरे घर में चाय जलने की बदबू फैल रखी है और तेरी छोटी सी नाक को कुछ पता ही नहीं चला कि चाय जल गई। ध्यान कहाँ है तेरा? कभी घर पर भी ध्यान दे दिया कर। माँ जी, मेरा कमरा बंद था, यहाँ कहाँ महक आएगी कोई। मेरा ध्यान नहीं रहा कि मैंने चाय रखी थी बनाने के लिए, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, वरना मेरे होते हुए चाय कैसे जल सकती है। बहू, तेरी गलती नहीं है इसमें कुछ भी, सारी गलती तेरी इस छोटी नाक की है। लोगों की नाक बीच में घुसती है, लेकिन तुझे तो मैं ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि तेरी नाक है ही इतनी छोटी। माँ जी, आप बिना हर बात में मुझे छोटी नाक का ताना मार देती हो। अरे जैसे सभी लोगों में कमी होती है, किसी की बड़ी नाक होती है तो किसी की मोटी नाक होती है, वैसे ही मेरी नाक भी छोटी नाक है। अरे बहू, तू जैसे ये बोल रही है कि दूसरे में क्या क्या कमी होती है, तो उनको भी तो सुनना ही पड़ता होगा ना। वैसे ही तुझे भी सुनना पड़ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर बैठ जाती है। लेकिन माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आप मुझे छोटी नाक का ताना देती हो। मेरी नाक क्या इतनी ज्यादा छोटी है कि आप हर बात में यही बात बोलती रहती हो। बहू, तेरी नाक छोटी नहीं बल्कि बहुत छोटी है और मैं हवा में ही ताने नहीं देती हूँ। देख बहू, होता तो सच ही है जो भी बोलती हूँ, अब उसे तू ताने मान लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है। माँ जी, आप तानों की तरह ही बोलती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? जो मुझे लगेगा मैं तो वही बोलूंगी ना। मेरी सास हर बात में अपनी बहू को छोटी नाक का ताना देती रहती है। बहू, ये सारी बात छोड़ और चाय बना दे। अभी जो तूने चाय का नाश मारा है ना, वो भी तो साफ करना है। और अब की बार चाय रखकर भूल मत जाइयो, क्योंकि तुझे तो छोटी नाक की वजह से बदबू भी समझ नहीं आती। निकिता की सास कहने को तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो निकिता को बार बार छोटी नाक का ताना दिया करती, जो कि निकिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निकिता का चेहरा जितना बड़ा था, उसकी नाक उसके चेहरे पर उतनी ही ज्यादा छोटी थी। बहुत बार तो लोग निकिता के आगे ही उसका मजाक बनाते थे, ऐसे ही उसकी सास भी बनाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन निकिता का मजाक बनाना कम नहीं होता। कुछ दिनों बाद निकिता अपनी सास और अपनी पड़ोसन कांता के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी निकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं क्या बोल रही थी कि वो आजकल नोज रिंग नई नई आ रही है, तो क्यों ना मैं भी पहन लूं? अच्छी लगेगी ना? आप बता देना मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी, मैं वही ले लूंगी। बहू, ये क्या बोल रही है? तू नोज रिंग पहनेगी? तब तो तेरी नाक और नहीं दिखेगी। ऐसा लगेगा कि शक्ल पर बस आंख और होठ है, नाक तो है नहीं, इसलिए एक नोज रिंग पहन रखी है। कांता काकी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे आप लोग तो बस सुनते ही रहते हो, कभी तो मेरा साथ दे दिया करो। अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं पहनूंगी, लेकिन आपने तो साफ ही मना कर दिया, अच्छा थोड़ी लगता है। बहू, मैं तेरी सास की तरह ही हूँ, मैं तो तुझे यही बता रही हूँ कि मत पहन, तुझ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तू फिर भी पहनेगी तो लोग भी मेरी तरह ही तुझ पर हंसने लगेंगे। और नहीं तो क्या बहू,
तू ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगी है अपनी छोटी नाक का। मैं तो तुझे यही बोलूंगी कि अगर कोई बोल भी रहा है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर, क्योंकि तू अब लोगों की सुन सुनकर अपनी छोटी नाक को बड़ी तो कर नहीं सकती, इसीलिए कोशिश भी मत कर। माँ जी, मुझे नोज रिंग पहननी है, क्या पता अच्छी लगे मुझ पर और मैं भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगूं। तू पागल ही लगेगी, ऐसा लगेगा कि कौन सा अजीब प्राणी धरती पर आ गया है, जैसी है वैसी ही रह। क्यों अपना हुलिया खराब करने में तुली हुई है तू, रहने दे बस। और वैसे भी अगर तू दुकान पर गई और बोला कि मुझे नोज रिंग चाहिए, तो दुकान वाले भी पहले वही बोलेंगे कि मैडम आपकी तो नाक ही इतनी छोटी है, आपको क्या जरूरत है। आप दोनों तो रहने ही दो, मुझे लगा मैंने कुछ नई बात बताई है तो आप मेरी बात को सपोर्ट करोगे, लेकिन आप तो मेरा ही मजाक बना रहे हो। निकिता वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। निकिता को बार बार छोटी नाक होने का ताना खलने लगा था, क्योंकि कोई भी आता और निकिता को यही बोल देता था कि उसकी नाक छोटी है। इसलिए निकिता लोगों से नाक को बड़ी करने के तरीके पूछने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद निकिता पार्लर में जाती है और वहाँ श्रेया नाम की लड़की के पास जाकर कहती है, हेलो, मैंने आपको कॉल किया था, वो क्या है ना, मुझे ट्रीटमेंट करवाना है, अपनी नाक को थोड़ी बड़ी करवाना है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि पहले आपसे कंसल्ट कर लूं। देखिए, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैंने किसी से सुना है अगर आपकी नाक छोटी है तो उसे खींचते रहो, रात में सोते समय भी खींचते रहो तो फर्क आ ही जाता है। बस इतना करने से मेरी नाक बड़ी हो जाएगी, फिर तो मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। देखिए, मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक एक्सपर्ट के पास ही जाना होगा, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं। नहीं नहीं, आपने इतना बोलकर मुझे एक नई उम्मीद दे दी है। अब मैं रोज नाक खींचा करूंगी, थोड़ा बहुत तो बदलाव आ ही जाएगा ना। थैंक यू। अगर मेरी नाक बड़ी हो गई तो मैं आपको इसके पैसे भी दे दूंगी। नहीं मैडम, पैसे की कोई बात नहीं है, आप हमारे पार्लर में आई हैं, ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी की नाक छोटी या बड़ी कर सके। थोड़ी बहुत जानकारी थी इसलिए बता दिया, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आपको एक बार किसी स्किन एक्सपर्ट से मिलकर बात करनी चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही बता सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है। आप जो बोल रही हो वो जरूर हो सकता है, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ कहना भी नहीं चाहिए। निकिता को श्रेया का आइडिया इतना अच्छा लगता है कि वो आगे इस बारे में ज्यादा जानकारी लेती ही नहीं है और अब बार बार नाक को खींचने लगती है ताकि नाक थोड़ी बड़ी हो ही जाए। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कई बार तो निकिता की नाक बहुत ज्यादा लाल भी हो जाती थी, लेकिन निकिता इस बात को अनदेखा कर दिया करती और नाक खींचना बंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद नाक ज्यादा खींचने की वजह से निकिता की नाक बहुत ज्यादा सूज जाती है और फूल जाती है। निकिता को अब कमरे से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही थी। अब जब काफी देर हो जाती है तो शांति अपनी बहू के कमरे में जाती है और कहती है, बहू क्या हुआ, तू आज अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली, और तेरी ये नाक कुछ अलग क्यों लग रही है, तूने कुछ किया है क्या? माँ जी, वो देखो ना मेरी नाक कैसे सूज गई है, अब मैं क्या करूँ, इससे अच्छी तो छोटी ही नाक थी। लेकिन तेरी नाक इतनी मोटी हुई कैसे, और तू पहले चुप हो जा और साफ साफ बता हुआ क्या है। माँ जी, वो सब लोग मेरी छोटी नाक का मजाक बनाते थे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने पता किया अगर हम नाक को खींचते रहते हैं तो नाक बड़ी हो जाती है। और तूने बड़ी नाक करने के चक्कर में अच्छी खासी नाक का सत्यानाश कर लिया है। माँ जी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे तो लगा था कि बड़े से चेहरे पर कम से कम दिखने लायक तो नाक होनी ही चाहिए ना। हाँ तो अब रो क्यों रही है, तेरे इस बड़े से चेहरे पर दिखने लायक मोटी नाक तो है ना। माँ जी, आप ताने मत दो और ये बताओ ना मेरी नाक ठीक कैसे होगी, पहले जैसी छोटी नाक ही मुझ पर अच्छी लगती है, मुझे नहीं चाहिए ये बड़ी नाक। बहू देख, भगवान ने जो शरीर बनाया है उसके साथ छेड़छाड़ करने पर तुझे पता चल ही गया है कि क्या होता है। हाँ माँ जी, अच्छे से पता चल गया है मैंने क्या गलती की, अब आगे से ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी, दोबारा दोहराऊंगी नहीं। कोई बात नहीं बहू, अब जो हो गया है सो हो गया है, तू अब कुछ मत कर, थोड़ा समय दे, तेरी नाक खुद ही ठीक हो जाएगी, अब तू इसे हाथ मत लगाइयो। निकिता को अपनी गलती समझ आती है और उसके बाद निकिता अपनी छोटी नाक के साथ ही खुश रहती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।